नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और हम लौट आए हैं आज तक के इस चाय ढाबे पर। यूं तो चाय और अर्थव्यवस्था का कोई बहुत बड़ा रिश्ता नहीं है, कोई बहुत बड़े पैमाने पर रिश्ता नहीं है, लेकिन चूंकि देश के प्रधानमंत्री की पहचान जुड़ी है चाय से, उस चाय के स्वाद और आज के बजट के स्वाद के बीच कितना तालमेल है। उन वादों के स्वाद और आज के बजट में जो चीजें दी गई उनके स्वाद में कितना तालमेल है, उन सारी चीजों के बारे में हम बात यहां पर करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान यहाँ ढाबे पर भी जुड़े हुए हैं, जिनको हम अभी चाय अपनी पेश करेंगे। चाय का जायका उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा, लेकिन उससे पहले ये बता दीजिए कि हमने पैमाना अलग अलग रखा था। हमने रखा था बहुत अच्छा, औसत, बहुत खराब और बहुत खराब। एक एक शब्द में माइक के साथ में चाहूंगी पहले आप सब बता दें कि आपके हिसाब से ये बजट क्या है। प्रांजल, आप शुरू करना। हाँ जी, लास्ट क्या है? बहुत खराब है लास्ट। मुझे लगता है एक शब्द में अगर आप मुझसे पूछें कि बजट कैसा रहा, 5 में से अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा है। अच्छा है, जैसे पहले होता था ऐसे ही है। औसत, एवरेज। मैं तो मानता हूँ अच्छा ही है। अच्छा है। मैं औसत मानता हूँ। आप औसत जैसा मान, आते आज तक आते हैं वैसा ही है। जैसा अभी तक आया था वैसा ही है। और इसके अलावा हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय निरुपम और नवीन कोहली से भी हमारी बातचीत होगी, लेकिन एक बार उनसे संपर्क होता है उसके बाद हम बातचीत करनी शुरू करते हैं। लेकिन अगर हम औसत कह रहे हैं, अगर हम ये कह रहे हैं कि जैसा अब तक होता आया था वैसा ही है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, बहुत साधारण सी बात है सर माइक पास में रखिए। आप सामाजिक कार्यक्रमों की बात ले लीजिए जी। हमारे यहाँ हर काम हम करना चाहते हैं, कोई सेंस ऑफ प्रायोरिटीज़ नहीं है, कोई रिसोर्स अलोकेशन किसके लिए कितना करेंगे, किस काम के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, तो सब कुछ ये सुन के लगे कि हमारे लिए कुछ किया गया है। हाँ। तो वैसा है जैसे कि एक आम हिंदुस्तानी के घर में होता है, सब देवी देवताओं की मूर्ति होती है, वहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा चंदन अक्षत चढ़ाते हैं और उम्मीद करते हैं सब हमसे खुश होंगे। आप एक निश्चित योजना बना के, निश्चित सेंस ऑफ प्रायोरिटीज़, प्राथमिकता क्या है, किसकी कितनी ज़रूरत है, किस में कितने लोगों की आवश्यकता है, किस समस्या से ग्रसित कितने लोग हैं और हमारे पास संसाधन कितने हैं। हाँ। क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको अगर हम समाधान करें तो अगले का रास्ता खुलता है, कम होता है। तो आपको नहीं लग रहा है कि आगे का सोच रास्ता खुल रहा है? नितांत अभाव है, जैसा कि रहता आया है आज तक। क्या ये अभाव है? क्या सबको खुश करने की कोशिश है इस बजट में? क्योंकि अगर कुछ हद तक हम देखें, अगर कृषि के क्षेत्र में हम देख रहे हैं तो वहां पर कदम नजर आ रहे हैं, संकेत ये आ रहे थे पहले से कि हो सकता है कि खेतों का हेल्थ कार्ड मिल जाएगा, उसी तरीके से मिट्टी को आंकने वाला कार्ड मिल रहा है, बाद में किसान विकास पत्र, ये चीजें होंगी। क्या ये पॉजिटिव संकेत नहीं दे रहे हैं? देखिए, हर इलाके को या हर वर्ग को कुछ देना एक ट्रेडिशन हो गया और हमें ये उम्मीद था, नहीं तो बहुत अच्छा बजट होता, कि नरेंद्र मोदी का सरकार और ये भी 40 दिन के अंदर जो बजट हुआ है, उसमें सबको प्लीज करने का कोई कारण नहीं था। जैसे कई चीज़ों पे एग्जेम्पशंस किया है, कई चीज़ों पे जो इनिशिएटिव लेना है वो नहीं लिए, वो अगर लेता तो शायद बजट बहुत ही अच्छा हो सकता था। पर लिमिटेड रिसोर्सेज थे और कंस्ट्रेंट्स थे फाइनेंस मिनिस्टर का, उसके अनुसार उन्होंने जो कर सकता है और जो पॉलिटिकली अप्रोप्रिएट है वो सारे नॉइजेस उन्होंने बनाया। जी, हमारे साथ इस वक्त नलिन कोहली जी और साथ में संजय निरुपम जी दोनों जुड़ गए हैं। नलिन जी, हमारे स्टूडियो में भी अभी तक हम ये कहेंगे कि आज तक ने चाय के जरिए अर्थव्यवस्था को दिखाने की कोशिश की है, उसके जायके में ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं कहीं पर कितनी मिठास या नहीं। यहाँ पर मिठास नजर आ रही है, लेकिन बहुत अच्छा कोई नहीं कह रहा है। 3 लोग ऐसे हैं जो अच्छा कह रहे हैं, 2 कह रहे हैं औसत। मैंने सुना, मुझे बस इसी बात का थोड़ा सा गम है कि मैं वहां बैठ के आपके साथ एक गर्म प्याला चाय नहीं पी पा रहा हूँ। बाकी ऐसा कमेंट्स जो है स्वाभाविक है, कहीं पर भी बजट पे अलग अलग लोगों की आशाएं होती है। ये एक रियलिस्टिक बजट था, जैसे अर्थव्यवस्था है इस वक्त, रियलिस्टिकली सब समझते हैं कि अर्थव्यवस्था हिली हुई है, इसको पटरी पे वापस लाना है। यदि ऐसी बात नहीं होती तो इतनी उम्मीदों के साथ एक नई सरकार नहीं आती। और वित्त मंत्री ने स्वयं अपने पहले ही कमेंट में कहा, ये मेरा पहला कदम है। जुलाई का महीना है, नॉर्मली बजट फरवरी में आता है, कुछ महीनों बाद एक फुल बजट आता है, जो इंटरिम बजट ऐसा इलेक्शन ईयर जैसा नहीं होता है, उसमें अगला कदम दिखेगा। तो मैं मानता हूं कि जो रियलिस्टिकली इसको अगर हम देखें इस बजट को, इसमें एक लाइन में अगर मैं कहूंगा
तो दो तरीके होते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन के, या तो खर्चे कम करिए जो पिछली सरकार ने किए, इसीलिए आपने देखा है फिस्कल डेफिसिट घट गया है, और अब 4.1% हम लोग फोकस कर रहे हैं इस साल में, चैलेंजिंग होते हुए भी। और दूसरा होता है एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहां पर बैलेंस क्या है कि एक्टिविटीज को एक्सपैंड करने का पूरा प्रयास है अलोंग विद फिस्कल मैनेजमेंट। और अगर मैं ये उदाहरण दूंगा, घर के ऊपर में जैसे लोन का जो आपका इंटरेस्ट होता है उसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है 50,000 का, उससे होगा क्या, उम्मीद ये होती है, या इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स की बात हो रही है, तो उसमें ये उम्मीद होती है कि लोग जब अपना सोचें कि चलो हम शायद मकान ले, तो हाउसिंग को बूस्ट मिलता है। हाउसिंग के ऊपर में कई और चीजें भी हैं जो एफडीआई के रूट में सिंप्लीफिकेशन लाया गया है, तो इससे सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, आपके स्टील इंडस्ट्री हो गई, ऐसे कई सेक्टर्स को जी नलिन जी, वही बात हम कर रहे हैं यहाँ पर कि सबके लिए कुछ न कुछ दिख रहा है, लेकिन क्या ये सांकेतिक तौर पर दिख रहा है, इसको लेकर चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। संजय जी, हालांकि हम विरोधी दलों से बहुत ज्यादा तारीफ की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी फील गुड आपको लगा? देखिए, ये सरकार एक बहुत बड़े जनादेश के साथ आई है और लोगों की आकांक्षाएं, बड़े पैमाने पर आकांक्षाएं लेकर के आई है। ऐसे में इस सरकार से जो उम्मीद थी, उस उम्मीद के हिसाब से तो कोई बजट नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये सरकार जो बार बार पिछली सरकार को दोष देने में अपना पूरा समय बर्बाद करती है, इस बजट में अगर आप देखेंगे तो पुरानी सरकार की सारी योजनाओं को रिपीट किया गया है। दो नई योजना है, एक गंगा की सौगंध और दूसरे हिमालय के गोद में। ये दो चीजें छोड़े तो सारी की सारी चीजें पुरानी हैं, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो या जो भी आप जीएसटी लेके आ रहे हैं, डीटीसी के ऊपर उनका अपना भाषण चल रहा है, आईआईटी खोलेंगे, आईआईएम खोलेंगे, सारी पिछली सरकारें यही करती थी। महत्वपूर्ण बात क्या है कि कल के इकोनॉमिक रिव्यू ने कहा कि 4.7% का कृषि विकास दर है। आज वित्त मंत्री महोदय कह रहे हैं कि कृषि विकास हम सस्टेन करने की कोशिश करेंगे 4% में। एक दूसरी बात यह है कि टैक्स रेवेन्यू का जो बुआयंसी है, कल के इकोनॉमिक रिव्यू ने कहा कि 0.2% से बढ़ के एक साल में 10% हो गया। आज हमारे वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जो मैंने पढ़ा लिखा समझा, कि 10.6% तक हम टारगेट रखेंगे। इतना कम टारगेट क्यों रख रहे हैं? एक, और दूसरी बात, ऑलरेडी कृषि क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसको और बेहतर करने के लिए बहुत नई योजनाएं, बहुत अच्छी योजनाएं होनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली वो जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं उसमें सॉइल टेस्टिंग छोड़ दीजिए, तो सिर्फ घोषणा करने की बात है, बाकी सारी पुरानी की पुरानी योजनाएं। आपकी इसी आकलन में कहीं पर आईआईटी, एक सवाल उलझा हुआ है जो मैं आपसे आगे पूछना चाहूंगी संजय जी। बात यह है कि जी लेकिन यहाँ पर हम एक बार सबसे प्रतिक्रिया ले लें, उसके बाद हम चर्चा अपनी बढ़ाएं। सर, आपको यही लग रहा, परछाई आपको लग रही है यूपीए सरकार की, हम यूपीए 3 का बजट कह लें इसे? जी, संजय जी के आकलन के हिसाब से यही है। 3 का कोई बजट नहीं है, मगर जो बजट के पहले जो एक्सपेक्टेशन किया गया था, देखिए एक सुनहरा मौका था। 30 साल के बाद एक सरकार आई है पूरे अपने बहुमत के बल पर। लोगों ने उम्मीद किया कि जो एक नई दिशा हमारे नीति में आएगा, बोल्ड स्टेप्स अनाउंस होगा। मोदी जी ने ये भी कहा था कड़ी दवाई, थोड़ा शायद कड़ी लगेगा पहले, बाद में मीठा हो जाएगा। तो हम लोग जो उम्मीद कर रहे थे एक बोल्ड इनिशिएटिव, से ये कह सकते हैं, मानते हैं जेटली जी ने थोड़ी दिन पहले उन्होंने वित्त मंत्री का पद लिया है, मगर ये भी बात सही है, एक बजट का मौका उन्होंने खो देने का मतलब 5 साल में 4 साल रह गया उनका बड़ी सपनों का, बड़ी रकम की जो बदलने की उम्मीदें जगाए थे उसको पूरा करने में। तो मुझे लग रहा था कि अगर वो इनिशिएटिव लेना चाहे, शुरू से क्यों ना किया, उनका तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, पॉलिटिकल कंसेंसस था उनके पीछे, सब कुछ था, इंडस्ट्री उनके पीछे है, पॉलिटिकल है, पब्लिक मूड अभी भी उनके पीछे है। तो ये सुनहरा मौका था, एक बड़ी रकम की दिशा बजट। लेकिन क्या ऐसा नहीं होता कि अगर वो बोल्ड कदम उठाए जाते तो फिर कड़वी दवाई के नाम पर आलोचना होती?
श्वेता, मैं बंगाल से हूँ, कलकत्ता से, और पूर्वी क्षेत्र में चाय बनती है। तो आपने जो कहा चाय का कोई अहम भूमिका नहीं है भारतीय अर्थव्यवस्था में, ये सही नहीं है। ये जो हम बैठे हैं चाय पे चर्चा कर रहे हैं, चाय बहुत फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होती है, बहुत बड़ा प्लांटेशन। मैं अच्छा बताया, बहुत अच्छा नहीं। एक बात तो ये है कि हम जो टेक्नीशियंस होते हैं, अर्थशास्त्री, मैं तो कभी भी कोई बजट को बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। मेरे लिए कुछ रह जाएगा कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। अब ये मैं बताता हूँ अच्छा क्या है। अच्छा तो ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है उसमें बहुत चुनौती थी। अब जानते हैं कि ग्रोथ की बढ़ोतरी, हमारी अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी में मंदाई आई थी, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, और फॉरेन एक्सचेंज में भी प्रॉब्लम था। इसमें बहुत सारे काबरा साहब, भट्टाचार्य साहब, ये सब लोग, फिर प्रंजल ये कहेंगे कि फिस्कल डेफिसिट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वित्त मंत्री ये भी कह सकते थे कि पुराने मंत्री जी ने जो कहा ये तो संभव नहीं है, उन्होंने टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा दिखा है, एक्सपेंडिचर कम दिखा है, इसलिए मैं फिस्कल डेफिसिट को बढ़ा रहा हूँ। 0.1% जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट उसको मेंटेन किया। अब काबरा साहब ने कहा कि पुराने ढांचे पे ही जी, और दिलीप ने एक बहुत बढ़िया बात की। जी, दिलीप ने कहा कि परंपरा बन गया कि सबके बारे में कहना पड़ेगा जी, कि ये हम शर्मा जी के लिए ये कर, लाहिरी जी के लिए ये अगर थोड़ा कम होगा जी, और ये टैक्स रेट नहीं घटाया जाता, टैक्स रेट के बारे में बात जी। तो इससे पहले कि हम राजनीतिक चर्चा पर जाएं, प्रांजल, सबसे बड़ा थम्स अप, सबसे बड़ा थम्स डाउन इस बजट में आपके हिसाब से? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा थम्स अप ये है कि जिस तरह के हालात थे, जिस तरह से महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही थी, उसको देखते हुए जिस तरह की राहत दी है वित्त मंत्री ने और नरेंद्र मोदी सरकार ने आम आदमी को, आम घर बार को, उनका जो बजट बिगड़ा हुआ था, वो मेरा ख्याल है उम्मीद इतनी नहीं थी मुझे कि वो उतनी छूट दे देंगे। इनकम टैक्स पर छूट दी गई है, बचत में आपकी छूट दी गई है जिससे आप ज़्यादा बचत कर सकें, उस पर आपको ज़्यादा अच्छी आमदनी और ब्याज दर मिल सके। पीपीएफ का जो एग्जेम्पशन बढ़ाया गया है, ऊपर से जो आपने घर का कर्जा लिया था, होम लोन लिया था, उस पर भी एग्जेम्पशन है। साथ में कुछ ज़रूरी चीज़ें भी सस्ती हुई, तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है घर के बजट पे ले। मेरा ख्याल जो नेगेटिव वो है कि महंगाई का जो मूल कारण है वो कृषि क्षेत्र को लेकर है। उसमें जो इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था कि किसानों को खरीदने बेचने की पूरी तरह से छूट दी जाएगी, उसका मेंशन किया गया है, उसको कहा गया है, लेकिन उस पर कोई नीतिगत फैसला मुझे इस बजट में नहीं दिखा। नलिन कोहली जी, वैसे तो आप पूरी चर्चा सुन रहे होंगे, लेकिन जो कुल मिलाकर मोटे तौर पर बड़ी आलोचना है वो ये कि कोई बोल्ड स्टेप नहीं है, दूसरा शायद उम्मीद ज्यादा थी, और तीसरा जो आपके विरोधी बार बार कह रहे हैं कि ये तो वही है जो हम करते आ रहे थे इतने सालों से। है इसमें ओवर एक्सपेक्टेशन इस वक्त मुझे लगता है उचित नहीं होता। सब कह रहे सामान्य है, परिस्थिति ऐसी है, रियलिस्टिक है, और ये इस बजट का जो वित्त मंत्री खुद कह रहे पहला कदम है। तो हम एक सीरीज ऑफ स्टेप्स आप देखेंगे तभी बोल पाएंगे। अगला जो बजट आएगा 6-8 महीने 8 महीने बाद आएगा लगभग, तो उसमें आपको मैं मानता हूं नेक्स्ट स्टेप्स दिखेंगे। हर चीज स्वाभाविक है कि हम लोग हर वर्ग के लिए कुछ करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा बैलेंसिंग है, जितना दायरा है उसी के अंदर है। बाकी आ जाते हैं इस विषय पे जो हमारे विरोधी कह रहे हैं ये बजट है भी नहीं उनके लिए। उनको अवसर मिला था कांग्रेस पार्टी को 10 साल में, उस अवसर का उन्होंने क्या किया उसका जनता ने जवाब दे दिया। हम क्या करेंगे, जनता हमें जवाब देगी। जो व्यक्ति काम करता है, जो अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है या नमक खाता अपने काम और मेहनत का, उसे पता होता है कि देश की क्या स्थिति है। वो व्यक्ति समझता है और उसको समझ आ जाती है कि क्या हम सही दिशा में हैं या नहीं है सही दिशा में। नरेंद्र जी, मैं प्रांजल बोल रहा हूँ, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं बस एक प्रतिक्रिया और दे रहा हूँ, बाकी राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या है वो फिक्स्ड है। कांग्रेस कहेगी कि हमने जो शुरू किया आपने बढ़ा दिया, ये अच्छे कदम है, बाकी आपके कदम बेकार है जी। लेकिन हमने देखा नलिन जी, जो सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जो बड़े कदम उठाए हैं सरकार ने, वो बजट के बाहर उठाए हैं, चाहे रेलवे बजट हो या आम बजट हो। तो एक तरह से सही भी है क्योंकि ये बजट की जो प्रक्रिया है काफ़ी हद तक बेकार है, ज़रूरत नहीं है इसकी। और
अब भी हम देख रहे हैं कि 7 महीने का ही बजट है, क्योंकि फरवरी में अब फिर आ जाएंगे। तो क्या हम ये उम्मीद करें आपकी सरकार से कि इस बजट और अगले बजट के बीच में भी कई नए बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? बजट एक डायरेक्शनल डॉक्यूमेंट है, एक कॉम्प्रिहेंसिव तो हो नहीं सकता ना। हर मंत्रालय अपना काम करती है और भारत सरकार के मंत्रालयों से यही उम्मीद होती है कि सरकार का मंत्रालय उस अपने अपने क्षेत्र के लिए काम करे और जो वहां की चिंता है उसे दूर करे। मैं एक उदाहरण देता हूं कि वर्क कल्चर को लेके, जैसे आज एक शुरुआत हुई है, अभी भी वहां नहीं पहुंचे हम कि लोग टाइम पे आ रहे हैं, काम पे लगने लग गए, तो मतलब वर्क कल्चर की शुरुआत। वर्क कल्चर आता है तो मतलब ऑब्वियसली आगे चीजें बढ़ती हैं। तो अगर हम आज के दिन ये भी कहते हैं, जितना मर्जी आलोचना करें कि एक सामान्य है या ठीक है, बुरा बजट नहीं है, तो मैं इसको बुरा नहीं मानता, क्योंकि ये इसको जब पहला कदम है तो पहले कदम पे आखिरी जो कदम हम हासिल करेंगे उस पर पूरी प्रतिक्रिया बन भी नहीं सकती। अच्छा संजय निरुपम जी, जब आप ये कहते हैं कि ये तो वही है जो हम इतने सालों से कर रहे थे, तो आप कहना चाह रहे हैं कि अच्छा बजट है या बुरा बजट है? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि बुरा है तो मतलब आप जो सालों से कर रहे थे वो भी बुरा था। नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हमारा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार पिछले 10 वर्षों से या कहे पिछले 2-3 वर्षों में ये कहती रही कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, पॉलिसी पैरालिसिस है और पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है, कोई योजना नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है। और अब इस सरकार के पास जब अपना बजट पेश करने का पहला साल मिलता है तो जो पिछले सरकार की सारी योजनाएं थी, जो कार्यक्रम थे, उन्हीं की आप घोषणा करते हैं। जिन विषयों पर आपको ऐतराज था उन विषयों के ऊपर भी आपकी कोई बहुत स्पष्ट भूमिका नहीं है। एक उदाहरण देता हूं, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर के इनके मंत्री कहते हैं कि टैक्स टेररिज्म ये सरकार चलाती थी, तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अगर बदलना है तो बदल के दिखाइए। वित्त मंत्री ऐसी कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं। इस पे कमेटी बनेगी और जो मामला केस में है उसको कंटिन्यू किया जाएगा। जीएसटी और डीटीसी के ऊपर हमेशा ही हमसे लड़ते रहे, हमको कभी इन्होंने अनुमति नहीं दी, हम बार बार इनके साथ बैठ करके चर्चा करते रहे। आज वही जीएसटी और डीटीसी के लिए वो तैयारी दिखा रहे हैं। अच्छा, जहां तक अभी पूरे अर्थव्यवस्था की बात है, मैं प्रधानमंत्री जी का बयान पढ़ रहा था कि प्राणहीन अर्थव्यवस्था थी। साहब, इस समय इस देश की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 5% के आसपास है। पूरी दुनिया के जीडीपी ग्रोथ से बेहतरीन है हमारे पास। एक ऐसे आर्थिक मंदी के दौर में जब महंगाई की मार चल रही है, तब हमारे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को इतना संभाला कि आपको प्लेट में सजा करके एक अच्छी अर्थव्यवस्था दी गई है, तो भी आप आज उसकी तारीफ करने में आपको थोड़ा संकोच होता है। संजय जी, तो आपका आपकी सवाल का सरकार जवाब में इतना है कि आप जिस संजय निरुपम जी, आपकी सरकार में कहते थे, आज उसी अर्थव्यवस्था को लागू कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हम इसका जवाब ले लेते हैं उनसे, क्योंकि शायद ये सारी बातें इस वक्त हजम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, क्योंकि अभी मुश्किल से 6 हफ्ते हुए हैं नई सरकार को बने हुए। वैसे हमारे अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, कितना दम मानते हैं इन सारी बातों में जो कहा जा रहा है संजय निरुपम जी की तरफ से, वो ज्यादा अहम हो जाता है।